हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल के टॉपिक में हम भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद इसका रूपरेखा तैयार कर चुके थे। आज हम अनुसूची के बारे में बात करेंगे। टॉपिक दीजिए अनुसूची। देखेंगे कि किस तरह से 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है और कब किसे जोड़ा गया है, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूची आपकी शामिल थी। वर्तमान में अभी 12 अनुसूची आपके संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, तो चलिए 2 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए अनुसूची और दूसरे में लिखिए विषय वस्तु। पेज को इस तरह से आपका पेज होगा, इसको ज्यादा दीजिएगा, इसको कम भाग दीजिएगा। इसमें लिखिए अनुसूची और इस वाले खाने में लिखिए विषय वस्तु। आइए देखते हैं 12 अनुसूची में क्या क्या उल्लेख कहां किया गया है। यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है प्रत्येक एग्जाम में, चाहे सीजीपीएससी की बात हो या सीजी व्यापम की बात हो। एसएससी का भी एग्जाम देते होंगे तो आप सभी इससे अवगत होंगे। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे, पहले भी बताया हूं अभी जस्ट कि मूल संविधान में आपके 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, तो चलिए पहली अनुसूची में लिखिए संघ तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख। अनुसूची पहला है आपका संघ तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख। तो हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्र के बारे में हम उल्लेख कर रहे हैं। तो आप सभी जानते ही होंगे कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसका कितना क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा प्रत्येक राज्य रखे हुए हैं, कौन किसका सीमा टच करता है, किससे जुड़ा हुआ है, इन सभी का उल्लेख आपका भारतीय संविधान के अनुसूची पहला में उल्लेखित किया गया है कि 28 राज्य वर्तमान में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपका पहली अनुसूची हुआ जहां उल्लेख किया गया है संघ तथा राज्य क्षेत्र का। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। यह आपका दूसरी अनुसूची है, जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते की बात की गई है और तीसरी अनुसूची में आपका शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है। तो किनके शपथ और किनके संवैधानिक प्रतिज्ञान की बात की जा रही है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से संवैधानिक पद हैं, जिनका वेतन कितना है। उसके बाद देखेंगे कौन किसका शपथ लेता है। ठीक है, तो चलिए दूसरी अनुसूची में लिखिए संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची है आपका संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं आप। चलिए वेतन भत्ते है आपका, इसको 2 भागों में विभाजित कीजिए। एक तरफ लिखिए केंद्र और दूसरे तरफ लिखिए राज्य। केंद्र स्तर पर कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर पर कौन कौन से पदाधिकारी हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए केंद्र स्तर पर लिखिए सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक पदाधिकारी की संविधान में इसका उल्लेख है। पढ़ेंगे आगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। देखिए
राष्ट्रपति हो गए। दूसरा लिखिए, चलिए कंपेयर करके लिखते हैं। जिस तरह से आपके केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति प्रमुख हैं, उसी तरह राज्य स्तर पर देखें तो भारत का नहीं, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, राज्य स्तर पर राज्यपाल। ठीक, चलिए केंद्र स्तर पर लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश। लिख लिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए, ये आपका केंद्र स्तर पर हुआ। दूसरा, राज्य स्तर पर देखें तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, इनके वेतन भत्ते का उल्लेख संविधान में किया गया है। दो हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। चलिए, तीसरा है आपका राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तीसरा लिखिए, केंद्र स्तर पर राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। यहीं आप राज्य स्तर पर देखेंगे, जहां विधान परिषद है, जहां जिस भी राज्य में विधान परिषद है, वहां के सभापति एवं उपसभापति, इसके वेतन भत्ते का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। ये आपके 3 हुए। चलिए, चौथा लिखिए, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कल भी आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका है और राज्य की जो कार्यपालिका है, इन दोनों को हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अध्ययन करने के लिए। जिस तरह से हम इस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और भी अध्ययन करेंगे केंद्र स्तर पर। इसी तरह हम राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधान परिषद है, विधानसभा है, इन सभी का अध्ययन हम राज्य स्तर पर करेंगे। तो यहां भी देखिए, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, इस तरह से अध्ययन वहां भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लिए यहां तक, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान परिषद हो तो सभापति एवं उपसभापति। चौथा है आपका लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसी तरह से हैं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो यह हुआ आपका भारतीय संविधान के अनुसूची दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। तो वर्तमान में कितना है, तो देखिए वर्तमान लिख लीजिए किनारे किनारे में। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए, जबकि राज्यों के राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख। भारत के राज्यों के राज्यपाल क्या है, 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का होता है। पहले आप लिखे राष्ट्रपति, दूसरे में लिखिएगा उपराष्ट्रपति, तीसरे में आपका रहेगा राज्यपाल। तो उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति से आशय है आपके राज्यसभा के सभापति से है, तो उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, इनका वेतन होता है 4 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद है आपके राज्यपाल 3.5 लाख। जब संघ की कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो वहां आपको बताऊंगा पद सोपान के बारे में, किस तरह से क्रम बनती है,
उनके पद के अनुसार। ये आपका लोक प्रशासन में भी है, पद सोपान करके। ठीक है, तो यह हुआ उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राज्यों के राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है 2.8 लाख, मतलब 2,80,000। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है 2,80,000। वहीं आपके सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं जो कैग होता है, जिसका उल्लेख अभी हम कर रहे हैं कि कैग का भी वेतन भत्ते की बात आपका अनुसूची 2 में किया गया है, जिसे महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है एवं कैग जो है, इसका वेतन है 2.5 लाख रुपए। अभी वर्तमान में नवीनतम आंकड़ा है। ठीक है, तो इनका वेतन 2.5 लाख है आपका। अंतिम में है आपका हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश एवं संवैधानिक जो आयोग हैं, उनके सदस्य का है 2.25, 2,25,000। तो यहाँ सदस्य की है 2,25,000, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे, संवैधानिक जो भी आयोग बनेगा, उसके अध्यक्ष का होगा 2.5 लाख, अर्थात 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरी अनुसूची। चलिए तीसरी अनुसूची लिखिए, फिर कल से भाग 1 प्रारंभ करेंगे। तीसरी अनुसूची है आपका संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ। संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान है आपका तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में है आपका संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो इसको भी 2 भागों में विभाजित कीजिए। एक साइड लिखिए केंद्र स्तर के, दूसरे साइड लिखिए राज्य स्तर के। ठीक है, चलिए, केंद्र स्तर के हुए आपके जो मंत्रिमंडल गठित होते हैं, राज्य स्तर के जो मंत्रिमंडल गठित होते हैं, इनको पहले क्रम पे दीजिएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, जितने भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सदस्य होते हैं, इनके शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में, कि आखिर वे किसका शपथ लेते हैं। कोई संविधान का शपथ लेता है, कोई अपने पद का लेता है, कोई कर्तव्य का लेता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, ये भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है। ये आपका केंद्र स्तर और राज्य स्तर के मंत्रिमंडल की बात हुई। दूसरा क्या है, संसद सदस्य अभ्यर्थी। संसद सदस्य अभ्यर्थी से आशय क्या है, जो संसद का चुनाव लड़ने वाला है, उस समय वह एक शपथ प्रतिज्ञान प्रस्तुत करता है। कब? सांसद बनने के पहले। ठीक है, उसके बाद संसद सदस्य जब वह चुनाव जीत जाता है, उस पद पे धारित हो जाता है, उसके बाद उस पद की शपथ पुनः लेता है संसद सदस्य। एक में क्या है, जब चुनाव होता है उस समय शपथ प्रस्तुत करता है। दूसरा, जब वही सांसद विजयी हो जाता है तब शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, इसी तरह से आपके विधानसभा परिषद या विधानसभा हो, इसका चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, दूसरा वही अभ्यर्थी अगर चुनाव जीत जाता है तब वह शपथ जो ग्रहण करता है, विधानसभा या विधान परिषद का जो जीता विधायक है वह भी एक शपथ ग्रहण करता है। तो ये आपका दूसरा और ये तीसरा। चौथा में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, इनके शपथ और प्रतिज्ञान का भी उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। राज्य स्तर पर देखें
तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश हैं, उसी तरह हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश भी होंगे। तो ये हुआ आपका तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची में आपके जो राज्यों में राज्यसभा सीट होता है उनके निर्धारण की बात की गई है। ठीक है, राज्यसभा सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। हो गया चौथी अनुसूची। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 5 सीट है राज्यसभा के लिए। चौथी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। ये आपका 2026 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पांचवी अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है। पहले चौथी अनुसूची तक देख लिए। पांचवी अनुसूची में देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां निवास करने वाले जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में की गई है। तो कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं? तो एक भारत का छोटा सा नक्शा बना लीजिए जहां आपको 10 राज्यों के नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक भारत का नक्शा बना लीजिए। मैं अपनी जगह अनुसार यहाँ पर छोटा सा शिशु भारत बनाया हूं। कोशिश करते हैं आपको भारत के भूगोल में प्रारंभ कर दूंगा, अगर आज सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से अगर निर्णय मेंस एग्जाम को लेकर आता है तो। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में 10 राज्य कौन से हैं? एक भारत का मैप बनाइए और लिखते जाइए। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ को लिखिए। छत्तीसगढ़ को लिख लिए। छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर साइड लिखिए झारखंड। एकदम ऊपर नहीं लिखिएगा। छत्तीसगढ़ हुआ, दूसरा राज्य लिखिए झारखंड। छत्तीसगढ़ के नीचे साइड लिखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे लिखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नीचे लिखिएगा तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के जस्ट दक्षिण क्षेत्र पर लिखिए पश्चिम क्षेत्र पर मध्य प्रदेश। आपको पश्चिम क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। उसके ऊपर सबसे ऊपर में लिखिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये आपके 10 अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हुए। चलिए ट्रेस कर लीजिए, एक बार और मिलान कर लीजिए। पहला है आपका छत्तीसगढ़, उसके ऊपर साइड लिखे हैं, एकदम ऊपर नहीं, झारखंड। 2 हुए, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश लिखे हैं, 5वां तेलंगाना, 6वां मध्य प्रदेश, 7वां हिमाचल प्रदेश, 8वां राजस्थान, 9वां गुजरात और 10वां आपका महाराष्ट्र। तो ये हुआ आपका 5वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए 5 अनुसूची हो गया। 6वीं अनुसूची लिखिए। 6वीं अनुसूची लिखिए। 6वीं अनुसूची में 4 जनजातीय राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। जो जनजाति निवास करते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में लिखिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। तो कौन कौन से वे 4 राज्य हैं? अमेमित्री।
ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और ये आपका त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये हो गए आपके 4 जनजातीय राज्य जिनके प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलिए 6वीं अनुसूची के बाद है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपके संघ सूची के बारे में बात किया गया है और 8वीं अनुसूची में राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग नहीं बोलना चाहिए, भाषाई आधार पर जो राज्य गठन है इसको तो हम संघ राज्य क्षेत्र में पढ़ेंगे। कौन कौन से 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल है जो संविधान में उल्लेख है, इसका वर्णन अभी हम 8वीं अनुसूची में करेंगे। ठीक है, तो एक भारत का मैप अपने कॉपी में बना लीजिए। बना लिए भारत का मैप। चलिए 6वीं अनुसूची देख लिए, अभी तुरंत देखे हैं कि 6वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है अमेमित्री जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो ये हुआ आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसका अभी हम उल्लेख किए हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची देखिए। 7वीं अनुसूची में आपका केंद्र व राज्य के मध्य सूची का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में वर्णन किया गया है कि आखिर कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र कानून बना सकता है, कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्य अपना कानून बना सकता है, और कौन से विषय ऐसे हैं जो लोकहित के लिए हो और देश के लिए हो, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। इसका वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में पहले देखते हैं मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं। उसके बाद देखेंगे राज्य सूची में और अंत में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची जिस पर केवल राज्य ही कानून बनाए, और केंद्र सूची से आशा है कि केवल केंद्र इस तरह के ही कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाए। तो मूल संविधान में संघ सूची के 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 हो चुके हैं। राज्य सूची मूल संविधान जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 66 विषय थे जो वर्तमान में 61 है। 5 कम हुआ है। 5 कम क्यों हुआ है? क्योंकि उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। मूल संविधान में 47 था जो बढ़कर 52 हो चुका है। 5 की बढ़ोतरी हुई है यहाँ। ये 5 विषय यहां से घट के समवर्ती सूची में आए हैं। तो ये आपके 7वीं अनुसूची के बारे में हुआ। 8वीं अनुसूची ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी प्रीलिम्स 2019 में एग्जाम दिए होंगे तो आपसे पूछा भी गया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा को कौन से अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 8वीं अनुसूची उसका आंसर था। आइए देखते हैं कौन कौन से मूल संविधान में भाषा शामिल थे और कौन कौन से वर्तमान में स्थित है। तो देखिए 8वीं अनुसूची याद रखेंगे, राजकीय भाषा का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में केवल 14 राजकीय भाषा थे, वर्तमान में बढ़कर 22 हो चुका है। और हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, जो बोली है, उसे राजकीय भाषा में दर्जा प्राप्त हो सके। जब इसे राजकीय भाषा में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो इसके अनेक फायदे होंगे। इसके बारे में हम जब राजभाषा पढ़ेंगे उस समय अध्ययन करेंगे। ठीक है, भाग 17 में। तो देखिए राजकीय भाषा मूल संविधान में 14 भाषाएं थे जो वर्तमान में बढ़कर
22 हो चुके हैं, तो 8 की बढ़ोतरी हुई है। पहले देख लीजिए, फिर मैप में उसको अच्छे से बनाइएगा और एक बार में याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। पहला मलयालम केरल क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में तमिल, कन्नड़ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, तेलुगु भी है आपका, मराठी महाराष्ट्र क्षेत्र में, गुजराती गुजरात क्षेत्र में, पंजाबी आपका पंजाबी क्षेत्र रहेगा, कश्मीरी जम्मू कश्मीर क्षेत्र, संस्कृत है तो संस्कृत और हिंदी लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में देखने को आपको मिल सकता है। उर्दू ये भी आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र, उड़ीसा तो उड़ीसा आपका उड़ीसा ही क्षेत्र है जिसे ओडिया कहा जाता है, पश्चिम बंगाल बंगला है, जबकि असम का है असमिया, और शेष भारत में आपका हिंदी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके मूल संविधान में 14 राजकीय भाषा थे। 14 कौन कौन से हैं, आइए मैप में बनाते हैं, एक बार में याद कीजिएगा। पहला हुआ आपका मलयालम, मैप बना लिए होंगे। पहला हुआ आपका मलयालम, दूसरा आपका तमिल, हो गया तमिल, तीसरा आपका कन्नड़, चौथा आपका तेलुगु, ये हो गए आपके 4। ठीक है, लिख लिए यहां तक, ये आपके प्रारंभ के 4 हुए। महाराष्ट्र क्षेत्र में आपका मराठी 5 हो गए, गुजरात क्षेत्र में आपको गुजराती, पंजाब क्षेत्र में है पंजाबी, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है कश्मीरी, और एक है उर्दू। भारत के शेष क्षेत्र में आपको मिला है संस्कृत और हिंदी। उड़ीसा क्षेत्र में है आपका उड़ीसा भी बोल सकते हैं या उड़िया। पश्चिम बंगाल में है आपका बंगला। असम क्षेत्र में है आपका असमिया। ठीक है, कौन सा छूट गया देख लेते हैं पर। और मलयालम हो गया, तमिल हो गया दूसरा, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु, पांचवा हुआ आपका मराठी, छठवां गुजराती, सातवां है पंजाबी, आठवां कश्मीरी, नौवां संस्कृत, 10वां उर्दू, 11वां हिंदी मान लीजिए, 12वां उड़ीसा, 13 बंगला और 14 असमिया। तो ये जो 14 भाषा हैं इसे मूल संविधान में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर होता है संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वां क्रमांक का आपका राजकीय भाषा बनता है सिंधी। कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां के बाद होता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें आपके 3 राजकीय भाषा शामिल होते हैं। एक है नेपाली, एक है मणिपुरी और एक है कोंकणी। एक तरह से कोड याद करना चाहें तो नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो नेपाली आपका नेपाल क्षेत्र ही रहेगा। नेपाली यह हुआ आपका 16वां। ठीक है, मणिपुरी आपका हुआ 17वां, और कोंकणी ये गोवा क्षेत्र, तो गोवा क्षेत्र का कोंकणी हुआ आपका
18वां, जिसे कोंकणी, ये आपका राजकीय भाषा, 21वां संविधान संशोधन 1992। ये हो गए 18। 21 71 को जोड़ेंगे तो 92 होगा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को शामिल किया गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो इसको बोडोमास इस तरह से भी याद कर सकते हैं। बोडो, बियो, तो ये आपका बोडो हुआ 19वां क्रम का बोडो राजकीय भाषा। डोंगरी, 20वां हो गया आपका डोंगरी। 21वां है आपका संथाली। ठीक है, और 22वां है आपका मैथिली। तो ये आपके 22वां क्रम का हुआ मैथिली। तो इस तरह से 12 आपके राजकीय भाषा हुए जिसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। 21वां संविधान संशोधन है, 71वां है और 92वां है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 8 अनुसूची के बारे में। मिटा दूं? चलिए 90वीं अनुसूची लिखिए। 90वीं अनुसूची में है आपका भूमि चकबंदी के बारे में उल्लेख किया गया है। 90वीं अनुसूची में लिखिए, जिसमें पहला संविधान संशोधन 1951 है, इसके तहत जोड़ा गया है नौवीं अनुसूची भूमि चकबंदी संबंधित है। ठीक है, ये आपका पहलावा संविधान संशोधन है जिसके तहत इसे जोड़ा गया था 1951 में। ठीक है, भूमि चकबंदी आपका 9वां संविधान संशोधन हुआ था, मतलब 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, पहला संविधान संशोधन था। 10वीं अनुसूची में आपका उल्लेख किया गया है दल बदल जो कानून है उसे प्रतिषेध किया गया है। जैसे आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और उस पार्टी के बदौलत जीत जाते हैं, उसके बाद अगर आप कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सदस्यता तो समाप्त तो हो ही जाती है। इसका प्रतिषेध किया गया है, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है कि आप दल बदल मत कीजिएगा, इसको प्रतिषेध किया गया है। ये आपका संविधान संशोधन हुआ है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची इसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। 11वीं अनुसूची में आपके पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जबकि 12वीं अनुसूची में आपके नगरीय निकाय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ा गया है, चलिए बताइए आप सभी। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही नगरीय निकाय व्यवस्था को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था में अध्ययन करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें कितने विषय पर आप कानून बना सकते हैं?
बताइए, पढ़ तो लिए हैं आप सभी। 29 विषय पर कानून बनाते हैं, जबकि नगरीय निकाय में 18 विषय पर कानून बनाते हैं। तो इस तरह से हुआ आज की कक्षा भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में। कल हम भारतीय संविधान के भाग 1 संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में उल्लेख करेंगे। इसके अलावा यह देखेंगे कि कब कैसे कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ है, कैसे कौन कौन से आयोग गठित हुए हैं, इसके बारे में अध्ययन संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख करेंगे। जो आपके संवैधानिक स्रोत हैं प्रत्येक टॉपिक पे मिलेगा, तो उसको अलग से अध्ययन नहीं करेंगे। आपके जो मंत्रिमंडल गठित हुए हैं अंतरिम सरकार और संविधान के पहले बाद में, इसके बारे में कभी किसी दिन देख लेंगे। आजकल उससे प्रश्न तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जहां से प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अर्थात इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेल आइकन आपको मिल जाएगा। अभी केवल क्लासेस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको प्रोवाइड की जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।